So here we have a shoe and a drum. Now shoe जो है वो ड्रम के साथ जितने एंगल में कांटेक्ट में रहता है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ कांटेक्ट. तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है द कांटेक्ट एरिया ऑफ द शू एंड द ड्रम. जितना ज्यादा इन दोनों में कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, यानी आप उतना ज्यादा टॉर्क रेजिस्ट कर सकते हो, रोक सकते हो. नाउ बेस्ड ऑन दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट हम शू ब्रेक्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं. इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 45 डिग्री इट इज नोन एज अ शॉर्ट शू ब्रेक, and if this angle of contact is greater than 45 degree it is known as a long shoe break. Now what is the difference between the analysis of short shoe and long shoe break? So basically अगर angle of contact कम है यानी कि शू और ड्रम के बीच में जो कांटेक्ट एरिया है अगर वो कम है तो हम ये बोल सकते हैं कि जब ये शू ड्रम के कांटेक्ट में आएगा यानी जब ये शू ड्रम को प्रेस करेगा तो जो प्रेशर डेवलप होगा बिटवीन द शू एंड द ड्रम दैट विल ऑलमोस्ट बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो प्रेशर है इस एंड से इस एंड तक कांस्टेंट रहेगा. तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों के बीच में आने वाले फोर्स को एक पॉइंट फोर्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं. सो हम इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल फोर्स है उसको सेंटर पे अप्लाई कर देते हैं, यानी हम इसको एक पॉइंट फोर्स की तरह कंसीडर करते हैं. और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इसके परपेंडिकुलर होता है कुछ इस तरीके से. तो अगर ये शॉर्ट शू ब्रेक है तो हम इसके एनालिसिस के टाइम नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को पॉइंट फोर्स की तरह कंसीडर करते हैं और हम इनको सेंटर पे अप्लाई कर देते हैं बिकॉज हर पॉइंट पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है. लेकिन अगर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट 45 डिग्री से ज्यादा है यानी कि ये कांटेक्ट एरिया अगर ज्यादा है तो उस केस में जो प्रेशर होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, यानी उस केस में हम नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को पॉइंट फोर्स की तरह कंसीडर नहीं कर सकते. अगर कांटेक्ट एरिया ज्यादा होता है तो हम देखेंगे कि सेंटर पे प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है और एंड्स पे कम होती है, यानी मिनिमम प्रेशर एंड्स पे होता है, मैक्सिमम प्रेशर सेंटर पे होता है और इसकी वैल्यू हर पॉइंट पे डिफरेंट होती है. तो ऐसे में एनालिसिस के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम पहले एक बहुत ही छोटा कांटेक्ट एरिया कंसीडर करते हैं, हम इसका नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर करते हैं, हम इसके लिए इक्वेशन डिराइव करते हैं और फिर उसको हम पूरे एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं. सो दिस इज द एनालिसिस प्रोसेस ऑफ लॉन्ग शू ब्रेक. अब हमारे सिलेबस में हमको सिर्फ शॉर्ट शू ब्रेक के बारे में पढ़ना है, तो हमारा जो डिजाइन प्रोसेस रहेगा दैट विल बी ओनली फॉर द शॉर्ट शू ब्रेक. सो लेट्स कंसीडर अ शॉर्ट शू ब्रेक. हम एक शॉर्ट शू ब्रेक को कंसीडर करते हैं. So let's say we have a short shoe break. रोटेटिंग ड्रम मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. अब जब शू ड्रम के कांटेक्ट में आएगा यानी कि जब ये ड्रम के ऊपर फोर्स लगाएगा तो दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स डेवलप होगा और एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा. नाउ लेट्स से शू जो है वो ड्रम के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है N, तो बदले में ड्रम शू के ऊपर इतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा N, एंड देयर विल बी अ फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ड्रम एंड शू. अब इस फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन जो रहेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू N और इसका डायरेक्शन हम कैसे लेंगे, अगर ये ड्रम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, यानी भी इट विल बी लाइक दिस म्यू इनटू N. और अगर ये इस डायरेक्शन में है ड्रम पे तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा शू पे. सो दिस इज म्यू इनटू N फॉर शू. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स फॉर द ड्रम एंड द शू. दोनों के बीच में जो फोर्सेस डेवलप होंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे. नाउ लेट्स से ड्रम का रेडियस जो है वो R है
ओके, सो आर इज द रेडियस ऑफ ड्रम. अब ये जो ड्रम है इसके ऊपर हम रेजिस्टिंग टॉर्क कितना लगा सकते हैं. ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इसके ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा है इसको रोकने के लिए, और उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, म्यू एन मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस. सेंटर के अबाउट ये कितना टॉर्क लगाएगा, म्यू एन मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस. ये जो टॉर्क है इस टॉर्क को हम बोलते हैं ब्रेकिंग टॉर्क. सो ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू होती है फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ ड्रम, यानी म्यू एन मल्टीप्लाइड बाय आर. सो दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क दैट द शू ब्रेक कैन कंप्लीटली ब्रेक. यानी कि इतना टॉर्क जो है आप कंप्लीटली ब्रेक कर सकते हो, कंप्लीटली रोक सकते हो यूजिंग दिस शू ब्रेक. और ये टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, एक तो फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है यानी म्यू इंटू एन, जितना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा उतना ज्यादा टॉर्क आएगा, और दूसरा रेडियस ऑफ ड्रम पे डिपेंड करता है यानी जितना बड़ा ड्रम होगा उतना ज्यादा टॉर्क डेवलप होगा. अब एग्जाम में हमको क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, आपको या तो ब्रेकिंग फोर्स दिया रहेगा, ब्रेकिंग टॉर्क दिया रहेगा यानी कितना टॉर्क आपको रोकना है, और आपको कैलकुलेट करना रहेगा कि हमको कितना फोर्स लीवर पे अप्लाई करना है. दिस फोर्स जो हम लीवर पे अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग फोर्स. तो हमको या तो ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू दी रहती है और ब्रेकिंग फोर्स निकालना रहता है, या तो हमको ब्रेकिंग फोर्स की वैल्यू दे रहती है कि हम लीवर पे इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और हमको कैलकुलेट करना रहता है कि इतना फोर्स लगा के हम मैक्सिमम कितना टॉर्क रोक सकते हैं. सो ईदर ब्रेकिंग फोर्स विल बी गिवन एंड ब्रेकिंग टॉर्क विल बी अननोन, or breaking torque will be given and breaking force will be unknown. So for example let's say हमको ब्रेकिंग टॉर्क दिया हुआ है, मतलब हमको रिक्वायरमेंट दी हुई है कि हमें कितना न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो रोकना है, और हमको कैलकुलेट करना है कि इतना टॉर्क रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा. तो यहां मान लो हमको ब्रेकिंग टॉर्क दिया है, म्यू दिया है, आर दिया है, तो हम इन तीनों की वैल्यू रख के यहां से एन निकाल लेंगे, और ये जो एन है इसकी वैल्यू हम लीवर के फ्री बॉडी डायग्राम में पुट करके P की वैल्यू यानी कि ब्रेकिंग फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे. तो हमको मान लो TB की वैल्यू दी हुई है और हमको कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड ब्रेकिंग फोर्स P. तो पहले हमने यहां से N की वैल्यू निकाल ली. अब ये जो N है इसको हम लीवर के फ्री बॉडी डायग्राम में पुट करके P निकालेंगे. नाउ लीवर का जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है वो डिपेंड करता है कि लीवर का कंस्ट्रक्शन कैसा है. अब लीवर के तीन पॉसिबल कंस्ट्रक्शंस हैं. पहला, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हिंज से होके पास हो रहा है. सो देयर इज अ फर्स्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लीवर जिसमें फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हिंज से पास हो रहा है. दूसरा, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हिंज के ऊपर है. तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है. और तीसरा, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हिंज के नीचे है. तो यहां पे भी फ्रिक्शन फोर्स और हिंज के बीच में कुछ डिस्टेंस है. अब इन तीनों पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस क्या है? पहले केस में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज पासिंग थ्रू द हिंज, यानी कि इस हिंज पे फ्रिक्शन फोर्स से कोई मोमेंट नहीं आएगा, यानी ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये लीवर को रोटेट करने में कोई हेल्प नहीं करेगा. लेकिन जो सेकंड और थर्ड कॉन्फ़िगरेशन है यहां फ्रिक्शन फोर्स हिंज से कुछ डिस्टेंस पे है, यानी आपको इसके हिंज पे फ्रिक्शन फोर्स से भी एक मोमेंट मिलेगा, यानी ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इस लीवर को रोटेट करने में यानी ब्रेक लगाने में हेल्प कर सकता है. तो हमको तीन टाइप के पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन देखने हैं और तीनों केसेस में हमको देखना है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन के लिए व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स. ब्रेकिंग फोर्स यानी कि इस लीवर पे
हमको कितना फोर्स अप्लाई करना है. सो वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P in each of these three configurations. So this is the first configuration of the lever. When the friction force is in line with the hinge of the lever, यानी कि जब फ्रिक्शन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन लीवर के हिंज से होके पास हो रहा हो. अब यहां पे दो पॉसिबल केसेस हैं. ड्रम क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है. तो हमने यहां दोनों फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं, one for clockwise rotation of the drum and one for anti-clockwise rotation of the drum. So let's first focus on the clockwise rotation. तो अगर ड्रम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स जो है वो शू पे किस तरह लगेगा, अपवर्ड. और फ्रिक्शन फोर्स जो है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, म्यू एन जो है ड्रम पे एंटी क्लॉकवाइज यानी टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, तो शू पे इट विल बी टुवर्ड्स राइट. सो दीज आर द फोर्सेज एन एंड म्यू एन ऑन द शू. This is the braking force P. There will be two more forces on the hinge. तो यहां पे hinge पे आपको दो रिएक्शन फोर्सेस भी मिलेंगे जिनकी वैल्यू हमको अभी कैलकुलेट नहीं करनी है. हमारा ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P इन टर्म्स ऑफ N. हमने N जो है ब्रेकिंग टॉर्क से कैलकुलेट कर लिया है. अब उस N को हम यहां पुट करके P निकालेंगे. तो सबसे पहले हम क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में P कैलकुलेट करते हैं. अब यहां पे हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ m इक्वल्स टू 0, जिसमें से समेशन ऑफ fx और fy हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि उन दोनों इक्वेशंस को अगर हम यूज करेंगे तो हमें हिंज के रिएक्शंस भी कंसीडर करने पड़ेंगे जो हम कैलकुलेट नहीं करना चाहते. हम चाहते हैं P की वैल्यू n के टर्म्स में निकालना. तो उसके लिए हम कौन सी इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करेंगे, वी विल यूज समेशन ऑफ m इक्वल टू 0, मोमेंट की इक्वेशन, और हम हिंज के अबाउट मोमेंट लेंगे. सो लेट्स टेक मोमेंट अबाउट द हिंज. तो अगर हम हिंज के अबाउट मोमेंट लें तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, P और n ये दोनों हिंज से डिस्टेंस पे हैं, लेकिन जो म्यू एन है वो हिंज से पास हो रहा है. तो हमको एक P का मोमेंट मिलेगा और एक N का मोमेंट मिलेगा. P का मोमेंट कितना आएगा, इट विल बी P इंटू L एंड इट विल बी क्लॉकवाइज. और N का मोमेंट कितना आएगा, माइनस N इंटू A एंड इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू 0. तो हम यहां से P लिख सकते हैं N A by L. So this is the equation of braking force P in terms of N. तो अगर आपने ब्रेकिंग टॉर्क से N की वैल्यू निकाल ली तो उस N को हम यहां पुट करके ब्रेकिंग फोर्स P निकाल सकते हैं. So this is the required braking force for clockwise rotation. अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में और क्लॉकवाइज रोटेशन में डिफरेंस कहां पे आएगा, द ओनली डिफरेंस विल बी द डायरेक्शन ऑफ म्यू एन. यहां पे म्यू एन जो रहेगा वो ड्रम पे टुवर्ड्स राइट रहेगा यानी शू पे टुवर्ड्स लेफ्ट रहेगा. अब चूंकि P की इक्वेशन में म्यू एन का कोई वैल्यू नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो इसीलिए यहां पे भी अगर मैं हिंज पे मोमेंट लूं तो मुझे सेम इक्वेशन मिलेगी, यानी यहां पे भी P की वैल्यू क्या रहेगी, N A by L. तो इसका मतलब यह है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रोटेशन के लिए इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में द ब्रेकिंग फोर्स P विल बी सेम. यानी कि ब्रेकिंग फोर्स की जो वैल्यू रहेगी क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दोनों के लिए सेम रहेगी. ड्रम चाहे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो, एक पर्टिकुलर ब्रेकिंग टॉर्क डेवलप करने के लिए यू विल रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स. P विल बी N A by L. So this is the relation between P and N for the first configuration when friction force is in line with the hinge of lever. अब आते हैं सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन पे. The second configuration is when the friction force is above the hinge of lever.
So this is the second configuration when the friction force is above the hinge of lever. यानी यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हिंज से कुछ डिस्टेंस पे है, इट इज अबव द हिंज. अगेन यहां हमारे पास दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है, दो पॉसिबल केसेस हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. तो सबसे पहले हम क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए देखते हैं. तो यहां P, N और म्यू N तीनों जो है वो हिंज से कुछ डिस्टेंस पे हैं. तो जब हम हिंज के अबाउट मोमेंट लेंगे तो हमको तीनों का मोमेंट मिलेगा हिंज पे. तो P का मोमेंट कितना आएगा, P जो है वो क्लॉकवाइज लग रहा है, यानी इट विल बी P इंटू L. देन N एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, यानी माइनस N इंटू A. और म्यू N जो है वो भी क्लॉकवाइज लग रहा है, B डिस्टेंस पे है, सो प्लस म्यू N इंटू B. P और म्यू N दोनों का मोमेंट जो है क्लॉकवाइज है और N का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज. अब यहां से अगर आप P की वैल्यू निकालो तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, P इक्वल्स टू N इंटू A माइनस म्यू B बाय L. नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन ऑफ P विथ द इक्वेशन ऑफ द प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन. जब फ्रिक्शन फोर्स फल्क्रम से यानी हिंज से पास हो रहा था उस टाइम अपने को P मिल रहा था NA बाय L, और इस केस में P मिल रहा है NA माइनस म्यू B बाय L. तो इसका मतलब यह है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से P की वैल्यू रिड्यूस हो रही है. P जो है वो यहां कम हो रहा है कंपेयर टू द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन. और इसका रीजन क्या है, इस कॉन्फ़िगरेशन में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हिंज के अबाउट एक मोमेंट अप्लाई कर रहा है और ये मोमेंट ब्रेक लगाने में हेल्प कर रहा है. आपको बेसिकली ब्रेक लगाने के लिए P फोर्स अप्लाई करके इस लीवर को हिंज के अबाउट रोटेट करना होता है. तो हमको यहां पे लीवर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है ताकि शू जो है वो ड्रम को जाके प्रेस कर सके. अब इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको लीवर को घुमाने के लिए जो मोमेंट मिल रहा है वो P से भी मिल रहा है और म्यू N से भी मिल रहा है. P भी एक क्लॉकवाइज मोमेंट लगा रहा है, म्यू N भी एक क्लॉकवाइज मोमेंट लगा रहा है. तो दोनों मिलके लीवर को घुमा रहे हैं, यानी दोनों मिलके ब्रेक लगा रहे हैं. सो दैट्स व्हाई द ब्रेकिंग एफर्ट इज नाउ रिड्यूस. तो ऐसा ब्रेक जिसमें फ्रिक्शन फोर्स ब्रेकिंग एफर्ट को रिड्यूस करे, यानी फ्रिक्शन फोर्स ब्रेक लगाने में हेल्प करे, उस ब्रेक को हम बोलते हैं सेल्फ energizing brake. So what is a self energizing brake? It is a brake where the friction force help in reducing the braking effort. और ये सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक किस कंडीशन में होता है, अगर ब्रेकिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों का मोमेंट सेम डायरेक्शन में रहे, यानी दोनों लीवर को सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, उस केस में आपका जो ब्रेकिंग एफर्ट है वो रिड्यूस होगा और आपको सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक मिलेगा. तो पिछले कॉन्फ़िगरेशन में हमको सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक क्यों नहीं मिल रहा था, बिकॉज वहां फ्रिक्शन फोर्स जो है उसका मोमेंट हिंज के अबाउट जीरो था, तो वो लीवर को रोटेट करने में कोई हेल्प नहीं कर रहा था. बट यहां फ्रिक्शन फोर्स रोटेट करने में हेल्प कर रहा है, सो दैट्स व्हाई द ब्रेकिंग एफर्ट इज रिड्यूस. अब अगर मैं इस A माइनस म्यू बी की वैल्यू रिड्यूस करते जाऊं, मतलब मैं म्यू बी को रिड्यूस करते जाऊं, इंक्रीज करते जाऊं, तो ये जो वैल्यू है धीरे धीरे कम होती जाएगी. एक पॉइंट आएगा व्हेन P विल बिकम 0, और अगर आप इसके बियॉन्ड P को रिड्यूस करोगे देन P विल बिकम नेगेटिव. तो अगर P 0 या नेगेटिव हो जाए उस केस में हम ब्रेक को बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग ब्रेक. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अ सेल्फ लॉकिंग ब्रेक? सेल्फ लॉकिंग का मतलब है कि ब्रेकिंग एफर्ट जो है वो 0 है, यानी कि आपको ब्रेक लगाने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना है. अभी ब्रेकिंग फोर्स की कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, यानी जब तक मैं वो वैल्यू लगाऊंगा तब तक ब्रेक लगेगा, अगर मैं उस फोर्स को अप्लाई नहीं करूंगा तो ब्रेक नहीं लगेगा. सो राइट नाउ द ब्रेक इज इन माय कंट्रोल. लेकिन अगर P 0 हो जाए तो इसका मतलब यह है कि आपको ब्रेक लगाने के लिए कोई एफर्ट नहीं चाहिए, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है
ये इनफ है ब्रेक अप्लाई करने में, यानी लीवर को रोटेट करने में। तो ऐसे केस में जो ब्रेक होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता, तो इस टाइप के ब्रेक को हम बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग ब्रेक। अब आपको अगर सेल्फ लॉकिंग अवॉइड करनी है, टू अवॉइड सेल्फ लॉकिंग, देन P शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी P का एक पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, यानी कि A माइनस म्यू बी शुड बी ग्रेटर देन 0, और यू कैन से A शुड बी ग्रेटर देन म्यू बी। तो जब आप एक सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक डिजाइन करते हो तो वहां आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि A जो है वो म्यू बी से ज्यादा हो, ताकि आपको P का कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिले और ब्रेक सेल्फ लॉकिंग ना बन जाए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन टू अवॉइड सेल्फ लॉकिंग। So a self-energizing brake can become self-locking. Hence, in order to avoid self-locking, we need to satisfy this equation. A must be greater than mu b. So this was the clockwise rotation of drum. अब consider करते हैं anti-clockwise rotation. एक ही difference रहेगा, mu n का direction opposite रहेगा। अब यहां अगर मैं hinge के about moment लूं, तो P का moment रहेगा clockwise, P into L, n का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज n इंटू a, और म्यू n का मोमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज यानी म्यू n इंटू b। तो यहां से आपको p की वैल्यू क्या मिलेगी, n इंटू a प्लस म्यू b बाय l। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इस इक्वेशन को अगर मैं पिछले इक्वेशन से, पिछले कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करूं, पिछली बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए भी हमको p मिल रहा था na बाय l, बट अब हमको P मिल रहा है n इंटू a प्लस म्यू बी बाय l। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट द ब्रेकिंग एफर्ट इज नाउ इंक्रीज। तो इसका मतलब ये है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए यूजफुल है। क्लॉकवाइज रोटेशन में ब्रेकिंग एफर्ट हमारा रिड्यूस होता है, बट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो ब्रेकिंग एफर्ट है वो रिड्यूस होने की जगह इंक्रीज हो जाता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करेंगे इफ द ड्रम इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज। सो दिस इज द थर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लीवर व्हेन द फ्रिक्शन फोर्स इज बिलो द हिंज ऑफ लीवर, यानी इस बार भी फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लीवर्स के हिंज से कुछ डिस्टेंस पे है, लेकिन इस बार जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हिंज से नीचे। अगेन हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रोटेशन कंसिडर करते हैं। सबसे पहले क्लॉकवाइज रोटेशन देखते हैं। अब यहां क्लॉकवाइज रोटेशन में म्यू एन का डायरेक्शन जो रहेगा टुवर्ड्स राइट रहेगा। हिंज पे मोमेंट लेंगे तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगी, P का मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज P इंटू एल, एन का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज माइनस एन इंटू ए, और म्यू एन का जो मोमेंट रहेगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, यानी माइनस म्यू एन इंटू बी इक्वल टू 0। तो यहां हमको P की वैल्यू क्या मिलेगी, n इंटू ए प्लस म्यू बी बाय एल। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ P इन टर्म्स ऑफ n। आप देख सकते हो हमको पिछले कॉन्फ़िगरेशन में, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए रिजल्ट मिल रहा था वो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए यहां मिल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर मैं हिंज पे मोमेंट लेता हूं तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगी, P इंटू एल, ये मोमेंट रहेगा क्लॉकवाइज, माइनस n इंटू ए, ये एंटी क्लॉकवाइज, प्लस म्यू एन इंटू बी, ये भी क्लॉकवाइज। तो यहां आपको क्या मिलेगा, P इक्वल्स टू n इंटू ए माइनस म्यू बी बाय एल, यानी आपको वही रिजल्ट मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो सेकेंड केस में क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए मिल रहा था। सो दिस इज ऑल्सो अ सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। तो जो सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन है वो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए सेल्फ एनर्जाइजिंग होता है, और ये जो थर्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए सेल्फ एनर्जाइजिंग है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो तीनों कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली हम क्या डिफरेंस बता सकते हैं। पहले कॉन्फ़िगरेशन में वी विल नॉट गेट अ सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रोटेशन के लिए P विल बी सेम। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में
क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए द ब्रेक विल बी सेल्फ एनर्जाइजिंग, एंड थर्ड कॉन्फ़िगरेशन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए द ब्रेक विल बी सेल्फ एनर्जाइजिंग. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 एंड कॉन्फ़िगरेशन नंबर 3. तो आपको एग्जाम में कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो सकता है, आपको या तो ब्रेकिंग टॉर्क दिया रहेगा, ब्रेकिंग फोर्स निकालना रहेगा, या ब्रेकिंग फोर्स दिया रहेगा और ब्रेकिंग टॉर्क निकालना रहेगा. अब आपको सिर्फ एक इक्वेशन याद रखनी है, एंड दैट इज टीबी इक्वल्स टू म्यू एन इनटू आर. आपको पी की ये इक्वेशंस याद करने की जरूरत नहीं है. आपको एग्जाम में जैसा भी ब्रेक दिया है आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, आप हिंज पे मोमेंट लो, वहां से आपको पी और एन के बीच में रिलेशन मिल जाएगा. तो आपको पी और एन का बीच का रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टीबी और एन के बीच में रिलेशन याद रखना है. तो अगर आपको ब्रेकिंग फोर्स पी दिया है और टीबी निकालना है, तो पहले हम इस फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व करके एन निकालेंगे और फिर एन को यूज करके टीबी निकालेंगे. और अगर आपको ब्रेकिंग टॉर्क दिया है और ब्रेकिंग फोर्स निकालना है, तो पहले ब्रेकिंग टॉर्क से एन निकाल लेंगे और फिर उस एन को यहां पुट करके पी निकाल लेंगे. तो हमको दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो गेट या ईएस में आ सकते हैं. ब्रेकिंग फोर्स गिवन हो, ब्रेकिंग टॉर्क निकालना हो, या ब्रेकिंग टॉर्क गिवन हो और ब्रेकिंग फोर्स निकालना हो. इनके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑलमोस्ट हर साल, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट हर साल ब्रेक से एक न्यूमेरिकल आता ही है 2 मार्क का. तो इसीलिए इनके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है. तो हम एक न्यूमेरिकल, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि शू ब्रेक के क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं.
सो दिस इज एन एग्जाम्पल। हमको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें जो ड्रम है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू हमको दी हुई है 600 न्यूटन मीटर, मतलब हमको इतना टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करना है। रेडियस ऑफ ड्रम हमें दिया है 200 mm, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी है 0.3 और हमको कैलकुलेट करना है कि हमें ब्रेकिंग फोर्स यानी P कितना अप्लाई करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस दिस मच ब्रेकिंग टॉर्क। तो इस क्वेश्चन में ब्रेकिंग टॉर्क गिवन है और P अननोन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू यूज करके नॉर्मल फोर्स N कैलकुलेट करेंगे। तो हमको ब्रेकिंग टॉर्क और N के बीच में ये रिलेशन पता है, TB इक्वल्स टू म्यू N इंटू R। ब्रेकिंग टॉर्क है 600 न्यूटन मीटर, म्यू है 0.3 और रेडियस ऑफ ड्रम दिया है 200 mm। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, चूंकि हम ब्रेकिंग टॉर्क को मीटर में रख रहे हैं। तो यहां से हमको N की वैल्यू मिलेगी अराउंड 10,000 न्यूटन। तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स 10,000 न्यूटन होना चाहिए। तो इतना नॉर्मल फोर्स डेवलप करने के लिए अब हमको निकालना है P कितना होगा। तो अब इस नॉर्मल फोर्स को हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम में पुट कर देंगे। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, N अपवर्ड होगा, ड्रम पे म्यू N जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यानी कि शू पे क्लॉकवाइज आएगा कुछ इस तरीके से। अब यहां पे म्यू N जो है वो 50 mm डिस्टेंस पे है, मतलब इस बार आपको म्यू N का मोमेंट मिलेगा। अब आपको हिंज के अबाउट मोमेंट ले लेना है। सो समेशन ऑफ m अबाउट हिंज इक्वल्स टू 0। P का मोमेंट हमको कितना मिलेगा, P इंटू 800, ये क्लॉकवाइज रहेगा। N का मोमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज माइनस N इंटू 300 और म्यू N का मोमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो आपको मिलेगा माइनस म्यू N इंटू 50 इक्वल टू 0। अब यहां पे N और म्यू दोनों का वैल्यू हमें पता है, तो उनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा P इंटू 800 माइनस 10,000 इंटू 300 माइनस 0.3 इंटू 10,000 इंटू 50 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है P, तो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको अराउंड मिलेगा 3.9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन या 3.9 किलो न्यूटन। सो दिस इज द ब्रेकिंग फोर्स P required to develop a braking torque of 600 न्यूटन मीटर। अब अगर इस क्वेश्चन में आपको ब्रेकिंग फोर्स दिया रहता और ब्रेकिंग टॉर्क अननोन होता तो हम क्या करते, पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व करते और वहां से N निकालते, फिर उस N को इस ब्रेकिंग टॉर्क की इक्वेशन में पुट करते और वहां से ब्रेकिंग टॉर्क कैलकुलेट कर लेते। तो आपको दोनों टाइप के न्यूमेरिकल जो है वो गेट में या ES में देखने को मिलेंगे, जिसमें P दिया हो और TB अननोन हो, या TB दिया हो और P अननोन हो। So this is how you can solve problems related to shoe brakes। आपको सिर्फ एक रिलेशन याद रखना है, TB इक्वल्स टू म्यू N इंटू R। जो दूसरा रिलेशन है यानी P और N के बीच में, वो याद करने की जरूरत नहीं है। आप हिंज पे मोमेंट लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और वहां से P और N के बीच में रिलेशन निकाल लीजिए। ओके